वह लोग अपने सफर के लिए चल देते हैं और डाकू भवानी सिंह और उसके साथी उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। जमींदार साहब, आप जरा मुझे वह नक्शा बताएंगे जिससे मैं यह समझ सकूं क्या हम अपनी मंजिल की सही दिशा में तो जा रहे हैं, वरना कहीं भटक तो नहीं गए हैं। हाँ सूर्या, बिल्कुल देखो, ये लो, ये रहा नक्शा। लो देखो, क्या हम सही जा रहे हैं? जमींदार से नक्शा लेकर सूर्या देखना शुरू कर देता है। जमींदार साहब, हम लोग सही जा रहे हैं। हमें इस रास्ते की कुछ दूरी पर एक बहुत विशालकाय द्वीप मिलेगा। यदि वह हमें मिलता है तो यह निश्चित हो जाएगा हम अपने सफ़र से भटके नहीं बल्कि सही रास्ते जा रहे हैं। वह लोग इसी तरह अपने सफर पर चलते जाते हैं और उनका पीछा वह डाकू कर रहे होते हैं। उन लोगों को पीछा करते हुए देख वह जमींदार जी देख लेते हैं। सूर्या, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि ये जहाज हम लोगों के जहाज का पीछा कर रहा है। मैं बराबर से देख रहा हूँ, जब से हम लोग अपने घर से निकले हैं तभी से ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। जमींदार साहब, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता वह लोग किसी अन्य सफ़र पर जा रहे हों और जहाँ वह जा रहे हों वह द्वीप हमारे द्वीप पर जाने वाले रास्ते में पड़ता हो। इसलिए आप यह सारी बातें सोचना छोड़िए और आप अपने सफ़र का लुत्फ़ उठाइए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। सूर्या जमींदार साहब को समझा देता है और यहाँ दूसरी ओर डाकू भवानी सिंह अपने लोगों से कहता है, सुनो, जहाज को इन लोगों से आगे ले चलो। मुझे लगता है कि इन लोगों को हम पर शक हो गया है कि हम लोग इन लोगों का पीछा कर रहे हैं। सरदार, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, जबकि उन लोगों ने ना तो अपना रास्ता बदला है और ना ही ऐसी कोई प्रतिक्रिया की जिसकी वजह से हम लोगों को पता चल सके कि उन लोगों को पता चल गया है। तुम मूर्ख हो, यह सारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। यदि यह सारी बातें तुम्हारी समझ में आ जाती तो आज तुम मेरी जगह सरदार होते, समझे तुम? सुनो साथी, जहाज उन लोगों से आगे ले चलो। डाकू भवानी सिंह का साथी अपना जहाज आगे बढ़ा ले जाता है और कुछ समय पश्चात वह सभी लोग बड़े से द्वीप पर आ जाते हैं। डाकू भवानी सिंह आगे निकल गया था, इसीलिए वह जल्दी पहुंच जाता है। सरदार, अब क्या करना है? अब तो हमें आगे जाने का रास्ता भी पता नहीं है और आपने वह नक्शा भी नहीं चुराने दिया था। सबर करो जरा, अभी मैंने अपनी योजना बताई ही नहीं है। हम लोग यहाँ जाल बिछा देते हैं जिससे कि जब वह लोग यहाँ आएंगे तो वह इस जाल में फंस जाएंगे और हम उन लोगों से नक्शा छीनकर भाग जाएंगे। योजना के मुताबिक उन लोगों ने जाल बिछा दिया था और वहां द्वीप के तट पर सूर्या और जमींदार साहब भी पहुंच जाते हैं। जमींदार साहब, यही वह द्वीप है जिस द्वीप पर हमें आपके पूर्वजों का खजाना मिलेगा। अब हम लोगों को इसी दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फिर बाकी का सामान अपने साथ ले लेते हैं और चलते हैं अपने सफर पर। इतना कहकर वह लोग अपने सफर के लिए चल देते हैं और जब वह लोग कुछ दूरी आगे बढ़े तो वह लोग एक जाल में फंस जाते हैं और यह जाल किसी और ने नहीं बल्कि डाकू भवानी सिंह ने ही बिछाया था और वह उस जाल में फंसकर उसी में लटक जाते हैं। ये क्या हुआ सूर्या हमारे साथ? ये जाल किसने बिछाया हम लोगों के लिए? क्या कोई हमें जानबूझकर फंसाना चाहता है? जमींदार जी, यह तो मुझे भी पता नहीं है कि ये जाल कहाँ से आया और हम इस जाल में कहाँ से फंस गए। क्या पता शायद इस द्वीप पर हम लोगों के अलावा भी कोई और व्यक्ति हो जिसने यह सब किया हो। वह दोनों आपस में यही सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डाकू भवानी सिंह और उनके लोग वहां पर निकल कर आते हैं। क्यों सूर्या, कैसा लग रहा है हमारा स्वागत? पसंद तो आया ना तुम्हें? कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और यह सब हमारे साथ क्यों कर रहे हो? हमारी तुमसे कैसी दुश्मनी है जो तुमने हम लोगों को इस जाल में लटका दिया है? मेरी दुश्मनी तुम्हारे साथी से नहीं बल्कि मेरी दुश्मनी तो तुमसे है सूर्या। मुझसे है? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे हो गई। मैंने अपने पूरे जीवन भर में
पहली बार तुम्हें देखा है। तुम्हें डाकू मंगल सिंह तो याद है ना, जिसे तुमने कारागार में डलवाया था? वह कोई और नहीं, मेरा बड़ा भाई था। इसलिए मैंने अपना बदला पूरा करने के लिए तुम्हें बंदी बनाया है। उसने गलत किया था, उसने लोगों को लूटा था, बहुत से लोगों को जान से मारा भी था, जिसकी वजह से मैंने उसे उसकी किए की सजा दिलाई थी। तो ठीक है, तुम इसी तरह जाल में फंसे रहो। जाओ, इनके पास से वह नक्शा ले आओ। डाकू भवानी सिंह का साथी जाता है और उससे नक्शा छीन लाता है। सरदार, अब हम इन लोगों का क्या करें? आप बोले तो खत्म कर दूं इन दोनों की कहानी यहीं। नहीं, अगर हम लोगों ने इन्हें मार दिया तो इनके लिए यह काफी छोटी सजा होगी। इन लोगों को यूं ही लटका रहने देते हैं। ये लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। डाकू भवानी सिंह अपने साथियों के साथ खजाने की खोज में बढ़ जाता है और वह लोग काफी देर उसी जाल में लटके रहते हैं। फिर सूर्या अपने साथ लाए खंजर से वह जाल काट देता है और जमींदार और स्वयं को वह उस जाल में से मुक्त करा लेता है। ये कौन था सूर्या? और ये तुम्हें मारने की क्यों बात कर रहा था? क्या किया तुमने इसके भाई के साथ जो ये तुम्हारी जान लेने के लिए उतारू है? जमींदार साहब, मुंशी जी ने जो आपको सारी बातें बताई थी कि मैंने खजाने की खोज की थी और डाकू मंगल सिंह को भी पकड़वाया था, तो ये उसी का छोटा भाई है। यही उसी के बदले को पूरा करने के लिए मेरे जान लेने के पीछे पड़ा है। सूर्या, वह सब तो ठीक है, लेकिन इसने हमसे नक्शा छीन लिया है। अब हम लोग कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैंने वह नक्शा अच्छे से पढ़ लिया था। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि हमें किस दिशा में जाना है। चलिए जमींदार साहब, हमें इस दिशा में जाना है। वह लोग अपनी दिशा तय करके आगे चल देते हैं और जब वह लोग जा रहे होते हैं तभी उन्हें झाड़ियां हिलने की आवाज आती है। उन झाड़ियों से नरभक्षी निकलकर आती हैं। कौन हो तुम? हमारे इस द्वीप पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मानवों का हमारे द्वीप पर आना सख्त मना है? और तुमने हमारे द्वीप पर आने की जरूरत कैसे की? हम लोग यहाँ खजाने की खोज में आए हैं। हमारे जमींदार साहब के दादाजी ने इसी द्वीप पर कई साल पहले खजाना छुपाया था। हम लोग वही लेने के लिए आए हैं। अच्छा, तो तुम लोग खजाने की लालच में आए हो? ये मानव भी कितने लालची होते हैं। यह लोग अपने लालच के चलते यही भी नहीं देखते हैं कि जो वह लोग खजाने के लिए जा रहे हैं उसमें कहीं उनके प्राणों का संकट तो नहीं है। लेकिन नहीं, उन्हें तो बस खजाने से मतलब है। ले चलो इन्हें अपने साथ। नरभक्षी उन लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें ले जाकर बांध देते हैं। शाम हो जाती है। जहां उन लोगों को बांधा था उस कबीले में काफी ज्यादा सुनसान थी। सूर्या, यह खामोशी देख रहे हो? मुझे तो यह लगता है कि कोई बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है। शायद ये वही खामोशी है। ये लोग तो नरभक्षी हैं। पक्का ये लोग हम लोगों को पकाकर खा जाएंगे। जमींदार साहब, आप डरिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या पता यह लोग स्वयं किसी मुसीबत में हों। रुकिए, मैं जरा बात करता हूँ। ओ भाई, जरा मेरी बात तो सुनो। क्या है? क्यों बुला रहे हो मुझे? क्या तुमसे ठीक तरह से शांत खड़ा नहीं हुआ जा रहा है क्या? या फिर तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? अरे भाई, मैं तो बस यही पूछ रहा था कि तुम्हारे यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कोई घटना घट गई है क्या जो तुम्हारे यहाँ इतनी सन्नाटा है? आज तुम लोगों की बलि दी जाएगी, इसलिए इतना सन्नाटा है। लेकिन यदि तुम जीना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक रास्ता है। हाँ, हम लोग जीना चाहते हैं। बताओ क्या रास्ता है वह? हमारे सरदार को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है और जो भी व्यक्ति उन्हें एक अच्छी कहानी सुनाता है तो वह उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम देते हैं। लेकिन उन्हें आज तक बहुत ही कम लोग उन्हें उनकी मन की कहानी सुना सके हैं। यदि तुम उन्हें कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो उन्हें अच्छी लगे तो तुम दोनों की जान बच सकती है। उस व्यक्ति की बात सुनकर सूर्या कुछ सोचने लगता है और फिर सूर्या तो दिमाग का तेज था ही, तो उसने
अपने मन में एक बड़ी सी सुंदर सी कहानी बना ली, और जब उन लोगों को उन नरभक्षी के सरदार के पास लेकर गए तो तुम दोनों लोग हमारे द्वीप पर आए हो। अच्छा है, अच्छा है। आज तो फिर दावत होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ बोलना है अपने बचाव में। हाँ सरदार, मुझे बोलना है। मैंने सुना है कि आपको कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है, और जो भी व्यक्ति आपको वह कहानी सुनाता है और उसकी कहानी आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम देते हो। हाँ, तुमने सही सुना है। तो क्या तुम मुझे कोई कहानी सुनाना चाहते हो? हाँ सरदार, मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वह कहानी एक बुद्धिमान मजदूर की है। ठीक है, वैसे भी कुछ समय पश्चात तुम्हें खाना ही है, तो क्यों ना तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए। सरदार की बात सुनने के बाद सूर्य कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा संध्या के समय वेश बदलकर घूमने निकले, और उनके साथ साथ कुछ सिपाही थे। कुछ दूर रहकर उनकी रक्षा करते थे। एक स्थान पर एक इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर कतार में मजदूरी लेने के लिए खड़े थे। एक मजदूर ने अपनी मजदूरी ली, जेब में रखी और गुनगुनाता हुआ चला। बादशाह ने उसे रोक लिया, पूछा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम मुझसे कुछ बातें करोगे? मजदूर रुककर बोला, क्यों नहीं, कहो क्या कहना चाहते हो। और मेरा नाम भोला है। आओ इधर पेड़ के नीचे बैठ जाएं। मैं तुम्हारा अधिक समय नहीं लूँगा। मुझे मालूम है पूरा दिन काम करके तुम थक चुके होगे। बस थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बातें करो। मजदूर हंसकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी 8 घंटे और काम कर सकता हूँ। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। दोनों पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और फिर आपस में बातें करने लगी। तुम्हें जो मजदूरी मिलती है, क्या वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है? हाँ, काफ़ी है। मैं जो कमाता हूँ मेरा उसमें घर परिवार चल जाता है। कितना कमा लेते हो? 4 रुपए प्रतिदिन। अच्छा, तो तुम 4 रुपए प्रतिदिन कमाते हो, लेकिन इतनी महंगाई के ज़माने में कैसे चलाते होगे घर तुम अपना? वैसे तुम उन्हें खर्च कैसे करते हो? राजा की यह बात सुनकर मजदूर हंसकर बोला, बड़ी आसानी से खर्च करता हूँ, सीधा हिसाब है। 1 रुपया मैं खाता हूँ, 1 रुपया कर्ज देता हूँ, 1 रुपया कर्ज लौटाता हूँ और 1 रुपया फेंक देता हूँ। ये सीधा हिसाब है। मजदूर की यह बातें सुनकर राजा जी उलझकर बोले, भाई तुम यह सब क्या बोल गए? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मजदूर ठठाकर हंस पड़ा, बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, बस पहेलियों में बात करने का शौक है, सो बात बना दी। पहेली है तो पहेली के जवाब भी बता दो भाई। राजा ने उस मजदूर से आग्रह किया, और राजा की बात मानते हुए मजदूर ने स्पष्टीकरण किया। 1 रुपया खाता हूँ, अर्थात अपने परिवार के भोजन के लिए खर्च करता हूँ। 1 रुपया कर्ज देता हूँ, अर्थात अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि वृद्धावस्था में वो मेरा ख्याल रखें। 1 रुपया कर्ज लौटाता हूँ, अर्थात अपने बूढ़े माता पिता पर खर्च करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। 1 रुपया फेंक देता हूँ, अर्थात दान कर देता हूँ। राजा जी उस मजदूर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए, बोले, तुमने अभी जो बताया है वो और किसी को ना बताना। मजदूर हंसकर बोला, कोई पूछेगा तो अवश्य बताऊंगा। भला इसमें छुपाने जैसा क्या है भाई? और इसमें छिपाने की क्या बात है? तुम कोई हमारे राजा हो कि तुमने आज्ञा दी और मैंने मान ली? हाँ, हम राजा ही हैं। बादशाह ने अपना परिचय कराया। हम दरबार में ये पहेली पेश करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन इस पहेली को सुलझाता है। थोड़ा आनंद लेंगे। लो, ये 80 रुपया रखो, तुम्हारा इनाम है। मजदूर घबराकर खड़ा हो गया, बोला, इनाम की जरूरत नहीं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा राजा जी। ये 80 रुपया तुम्हारी अक्लमंदी का इनाम है। अब तुम हमसे वादा करो कि तुम जब तक 100 बार हमारा चेहरा नहीं देख लोगे,
किसी को भी यह पहेली का हल नहीं बताओगे। मजदूर ने इनाम लेकर वादा कर लिया। दूसरे रोज बादशाह ने दरबार में पहेली पेश की और राजा जी ने अपने सभी मंत्रियों से वह प्रश्न पूछा। एक मजदूर है, उसे प्रतिदिन 4 रुपए मजदूरी मिलती है। इनमें 1 रुपया वो खाता है, 1 कर्ज देता है, 1 रुपया कर्ज चुकाता है और 1 रुपया फेंक देता है। बताओ कि वे 4 रुपए कैसे और कहाँ खर्च करता है। दरबार में मौन छा गया। बादशाह बहुत निराश हुए। कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे दरबार में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। हम कल तक का समय देते हैं, हमें पहेली का हल चाहिए। यदि आप लोग कल तक यह पहेली का उत्तर नहीं दे सके तो हम आप सभी लोगों को आपके पद से बर्खास्त कर देंगे। राजा जी यह बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक मंत्री बहुत होशियार था। उसने राजा के सुरक्षा कर्मियों से मिलकर पता लगाया कि बीते दिनों में किससे मिले थे, कहाँ गए थे। उसने न केवल मजदूर को तलाश कर लिया बल्कि पहेली का हल भी जान लिया। दूसरे दिन मंत्री ने दरबार में पहेली का हल पेश कर दिया। राजा जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने सिपाही को भेजकर मजदूर को पकड़वा कर बुलाया। पूछा, तुमने इन्हें पहेली का हल बताया है? जी हाँ, बताया है। मजदूर ने स्वीकार किया। हमने तुमसे वादा लिया था कि किसी को हल नहीं बताओगे। तुमने वादा क्यों तोड़ा? और जब तुमने मेरा वादा तोड़ा है तो तुम सजा की भी हकदार हो। मुझे बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी कि तुमने मेरा वादा तोड़ा? और यदि तुमने सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा जी क्रोधित होकर बोले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कहा था ना कि जब तक 100 बार आपका चेहरा ना देख लूं, किसी को पहेली का उत्तर ना बताऊं। तो मैंने 100 बार आपका चेहरा देखा और वजीर जी को उत्तर बता दिया। क्या कहते हो? तुमने हमारा चेहरा कहाँ से देखा? उस दिन के बाद आज अभी तुम हमारे सामने आए हो और तुम कहते हो कि तुमने हमारा चेहरा 100 बार देखा है। मजदूर ने भयभीत हुए बिना कहा, राजा जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। आपके ये मंत्री मुझ तक पहुँचे, 10 असरफियाँ मेरे सामने रखी और पहेली का उत्तर मांगा। मैंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने 10 असरफियाँ और रखी, मैंने फिर इनकार कर दिया। फिर मैंने पहेली का उत्तर बताने से इनकार कर दिया। फिर ये 10-10 असरफियाँ बढ़ाते गए। जब 100 असरफियाँ मेरे सामने आ गईं तो मैंने उत्तर बता दिया। मजदूर की बात सुनकर राजा जी को बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, 100 असरपियाँ लेकर तुमने वादा तोड़ दिया, यही है तुम्हारा वादा? नहीं, मैंने बेईमानी नहीं की। असरफियों पर आपका चेहरा है। 100 बार आपका चेहरा देखा और फिर उत्तर बताया। ये वादा तोड़ना तो नहीं हुआ राजा जी। बादशाह चकित रह गए। उन्होंने तो यह बात सोची ही ना थी। मजदूर ने अपनी बुद्धि के बल पर 100 अशरफियों और कमा ली थी। बादशाह ने मुक्त हृदय से मजदूर की प्रशंसा की तथा उसे अपने दरबार में रख लिया। कहानी फिर से वर्तमान में आ जाती है। तो बताइए सरदार, कैसी लगी आपको कहानी? सरदार कुछ देर शांत रहता है। उसके बाद वह हंसते हुए बोला, तुम्हारी कहानी मुझे बहुत पसंद आई। तुमने अपनी कहानी में यही बताया जो तुम्हारे साथ हो रहा है। जैसे यदि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता तो वह फांसी पर चढ़ जाता, और वैसे ही यदि तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो तुम आज पक जाते। मेरा मतलब कि तुम मर जाते। तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाकर अपना वादा पूरा किया और मैं भी अपना वादा पूरा करता हूँ। छोड़ दो इन्हें। उन लोगों को वह लोग आज़ाद कर देते हैं और सूर्या ने अपनी समझदारी से दोनों लोगों की जान बचा ली थी। सरदार के गले में एक कैंपस लटका हुआ था जिस पर चौधरी वीरेंद्र सिंह लिखा था। जमींदार साहब वह देख लेते हैं। सरदार, यह आपके पास कहाँ से आया? यह तो मेरे दादाजी का है। पहले मेरे दादाजी के पास था, फिर मेरे पास, और साथ ही साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि एक दिन कोई व्यक्ति इसके बारे में जरूर पूछेगा।
तो उसे यह दे देना। वैसे तुमने यह क्यों पूछा? यह तो मेरे दादाजी का है। उन्होंने मुझे बचपन में बताया था कि वह एक दिन एक द्वीप पर गए थे और उन्होंने एक व्यक्ति को अपना कैंपस दिया था। अच्छा, तो ये तुम्हारा है। ये लो, ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। इतना कहकर वह लोग अपने आगे की मंजिल के लिए चल देते हैं। क्या सूर्या और जमींदार जी डाकू भवानी सिंह से पहले उस खजाने तक पहुंच पाएंगे? और डाकू भवानी सिंह के साथ क्या हुआ? यह सारी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।